मेरा तो मन यह है कि आपको काले बादल दिखाए जाएं, बारिश दिखाई जाए और बारिश में शो का मजा जो है वो उसका लुत्फ आप अपनी चाय की चुस्की के साथ लें। लेकिन यकीन मानिए, ये जामुन के पेड़ के नीचे टपाटप बूंद गिरती हुई, पीपल की छांव कुछ कुछ बचाती हुई और उसमें कुछ कुछ हम दिखते हुए और कुछ कुछ आप दिखते हुए, यही है भैया जी कहिन। और आपका बहुत बहुत स्वागत है। वो तमाम सारे लोग जो यहाँ शो में मौजूद हैं, उन सब का बहुत बहुत स्वागत। ये मत सोचिएगा ये कैसे खड़े हैं, ये सारे के सारे दीवाने हैं, जिस तरह से मैं दीवाना हूं शो में। लेकिन आज एक मुद्दे से बात जो रोज मैं करता हूं, एक मुद्दे की बात, और मुद्दे से शुरू करूंगा। लगभग 2 से 5% की बढ़ोतरी है हर साल आत्महत्या करने वालों की। अंदाजा लगाइएगा, बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। मैं आज वहीं से बातचीत शुरू कर रहा हूं। 2 से 5%। और अगर मैं आप कहेंगे मुझे आंकड़े बताने की, तो 2022 में 468 लोगों ने आत्महत्या की। क्या कारण है, क्या वजह है, क्यों नहीं चर्चा होती, क्यों नहीं बहस के बीच में इसका स्पेस क्रिएट होता है, क्यों नहीं हम सारे लोग इस पर खुल के बात करते हैं? या ये महत्वपूर्ण नहीं है, या ये महत्वपूर्ण है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन उसमें वो जो कहते हैं ना रोमांच, वो रोमांच नहीं मिलता। कुछ खरी खरी, कुछ अपनी, कुछ आपकी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले स्क्रीन पर बातचीत डॉक्टर्स की देखेंगे। बच्चों के साथ इंटरेक्शन का टाइम कम होना, बच्चों के लिए नेचुरल वेज ऑफ रिलैक्सेशन का कम होना, ज़रूरत से ज़्यादा सोशल मीडिया पे डिपेंडेंट होना, एडिक्शन होना, मोबाइल एडिक्शन, जिसमें हम देखते हैं बच्चे हर वक्त किसी भी तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रहते हैं। ये सब चीज़ें बच्चों के पेरेंट पे प्रेशर ज़्यादा डालती हैं। और साथ ही साथ जो स्लीपिंग पैटर्न है बच्चों का, वो बहुत इरेटिक हो गया है। किसी भी पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे के अंदर किसी भी तरह का चेंज आ रहा है, बच्चा चुप हो रहा है, बच्चा नेगेटिव हो रहा है, या बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा उग्रता आ रही है, तो ये इंडिकेट करता है कि बच्चे के अंदर बिहेवियर चेंज का कारण स्ट्रेस हो सकता है। तो इस तरह का कोई भी चीज़ होती है तो पेरेंट्स को अपने बच्चों से बात करनी चाहिए। अगर आप अर्ली स्टेज पर आइडेंटिफाई कर लेते हैं स्ट्रेस रिलेटेड सिम्टम्स, तो सुसाइड को प्रिवेंट किया जा सकता है, डिक्रीज़ किया जा सकता है। दिमाग में क्यों आता है खुदकुशी का ख्याल? ये वो पॉइंट है, ये जो वो बात है, ये वो मुद्दा है, सोसाइटी का वो हिस्सा है जिस पर हम बातचीत नहीं करते। आंकड़े बेहद डरावने हैं। अगर मैं आपको बताऊं, लगभग 2018 से और 2022 का आंकड़ा खींच दूं, तो 1,40,000, 1,30,000, 1,35,000 और 1,60,000 के आसपास के आंकड़े हैं हर साल आत्महत्या के। सोसाइटी कहां खड़ी है, हम कहां पहुंचे हुए हैं? बातचीत के मुहाने सारे हमने बंद कर दिए हैं। तो वो तमाम सारे, आज वर्ल्ड प्रिवेंशन डे जिस पर बात कर रहे हैं सुसाइड को लेकर, और वो तमाम सारी बातें जिनको शेयर करना चाहिए, हमने वो तमाम दरवाजे बंद कर दिए। और एक बात बहुत चौंकाने वाली बात है जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये वो आंकड़ा है जो 15 से 27 साल के बीच का है। अब आप सोचिए, 15 साल का बच्चा क्यों आत्महत्या के लिए सोचता है, क्यों सोच रहा है? नाकामी क्या है, असफलता क्या है, सफलता क्या है, कोई बताने वाला नहीं है। टेलीविजन पे ना तो कोई डिबेट है, ना टेलीविजन पे कोई बातचीत है, ना टेलीविजन पे बातचीत का कोई रास्ता बनता नजर आता है। और ये वो महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको कि मैं कोई ना कोई एक समाज का एक पहलू जिसको रोज लेकर मैं खड़ा होता हूं, बातचीत करता हूं, सोसाइटी के वो तमाम सारे लोगों को लाके कोशिश करता हूं कि आत्महत्या जैसे बिंदुओं पर जरूर बात हो, सोसाइटी में जरूर हिस्सा हो और उस पर चर्चा हो खुलकर। यकीनन मुझे मालूम है कि आप जिस लिए यहाँ पे जी कुछ कहना चाहते हैं। जी जनाब। सर, ये कोटा में जो हो रही है, आज सुनेंगे साल भर पहले जो हुई है, करीब 50 बच्चों मानसिक प्रेशर के कारण आत्महत्या के लिए बहुत बड़ा मुद्दा आज से 6 महीना या साल भर पहले बोले ये मुद्दा नहीं, साल भर पहले का बाबू, साल भर पहले का नहीं, कोटा पे को लेकर पूरी दुनिया, पूरे देश में चर्चा है इस बात को लेकर। और सवाल यह है कि सफलता है क्या? हमने सफलता के क्या मापदंड बना दिए? यानी IIT, IIM यही इसी को क्वालिफाई कर ले तो इसी के सफलता हो गई, यही सफलता है क्या? इसमें बहुत सारे बिंदु हैं। जी
ऐसे सोसाइटी के कुछ लोग बोलना चाहते हैं। जी जनाब, आपका नाम? जी, मेरा नाम भूपेंद्र कुमार शर्मा है। भूपेंद्र जी, मैं आपका पहले बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जी, मैं भी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ ये उपस्थित जो जनता है इनका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। देखिए, ये बहुत बड़ा इशू है जिसको आज आप उठा रहे हो, और ये इशू जो ज़्यादा बड़ा होना चाहिए था वो आज हमारे न्यूज़ चैनल समाचारों में बहुत कम है। आत्महत्या के पीछे जो मुख्य कारण है, सबसे बड़ा कारण है बच्चे का गैर सामाजिक होना। आज बच्चा माँ बाप से कुछ बातें शेयर नहीं कर सकता, वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है, और इसके कारण क्योंकि जब वो बात शेयर नहीं कर सकता, समाधान नहीं निकलता, और वो परिणाम हमारे को बच्चे की आत्महत्या के रूप में मिलता है। भले आप कोटा का देख लीजिए या कहीं न कहीं। मैं आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। तो वो रास्ते खोलने पड़ेंगे, वो चैनल खोलने पड़ेंगे, वो दरमियान जो हमारे आपके बीच में जो गैप है, अगर बच्चा गुमसुम है तो कारण जरूर पूछिए, वो रास्ता मुहैया कराइए। वो डराइए धमकाने की बात नहीं है कि तुम असफल हो, तुम ये नहीं कर पाए। जिंदगी बहुत बड़ी चीज है, और जिंदगी है तो सब कुछ है। बहरहाल मैं राजनीति का चैप्टर बदलता हूं, राजनीति के चैप्टर को पलटता हूं। मैं उसी तरह मैं बिल्कुल आऊंगा आपके पास। जो मेहमान हैं ईशान त्यागी जी, बहुत बहुत स्वागत है। उनके बगल में ऑटो वाले उपाध्याय भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। राघवेंद्र दुबे उनके बगल में, नीति शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया, धनंजय गिरी जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बारिश ओए होए, मुझे लगता है आज शो होने नहीं देगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं। जब मेरा प्रोग्राम आज थोड़ी 2-3 मिनट देर से शुरू हुआ तो कुछ स्क्रीन पे चल रहा था, राहुल गांधी अमेरिका की यात्रा पर हैं और उन्होंने कुछ बात कही कि सिख को लेकर कही। मैं वहीं से शुरू कर लेता हूं, फिर उसके बाद में अगर चुनाव निष्पक्ष होते तो क्या होता उस पर भी आऊंगा, ओबीसी को लेकर भी और एससी और एसटी को लेकर भी बहुत सारी बातें कही हैं। लेकिन मैं सिख समुदाय की तरफ से बात आता हूं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि उनको कड़ा पहनने की इजाजत नहीं, उनको टर्बन जो पगड़ी है वो पहनने की इजाजत नहीं। अगर आप जाएं तो देखें, भारत में गुरुद्वारे में स्वतंत्रता पूर्वक नहीं जा सकते। मुझे तो लगता है पूरी दुनिया में अगर कहीं अकलियत माने माइनॉरिटीज का सबसे ज्यादा स्वतंत्रता और सबसे ज्यादा खुलापन है तो इस देश में, इस मुल्क में है। तो मैं जानना चाहता हूं कि आखिर राहुल गांधी जी ने यह बयान क्यों दिया। कांग्रेस के प्रवक्ता, उसके बाद मैं बहस को आगे बढ़ाऊंगा। थोड़ा सा मुझे मालूम है आज सुविधा है आपको, लेकिन फिर भी मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। प्रतीक जी, राहुल गांधी जी ने जो बात बोली है अमेरिका में, वो ये बोली है कि देश में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस हमारे देश को, हमारे समाज को, हमारे लोगों को, हमारे सभी धर्मों को सिर्फ और सिर्फ एक ही रंग के चश्मे से देखते हैं। वो कोई सा भी रंग हो सकता है, मैं उसमें रंग की बात नहीं कर रहा हूं। उन्होंने उदाहरण देते हुए, एक सिख का उदाहरण देते हुए ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग, इनकी जो सोच है, इनकी जो परिपाटी है वो इस तरह रही है कि आप ये पहनेंगे, आप ये नहीं पहनेंगे, आप ये खाएंगे, आप ये नहीं खाएंगे, महिलाएं काम करेंगी नहीं करेंगी या रसोई में रहेंगी ये डिसाइड करेंगे, बच्चे क्या लंच बॉक्स में ले जा सकते हैं क्या नहीं ले जा सकते ये डिसाइड करेंगे। क्योंकि अभी रिसेंट ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं, आपने भी देखा होगा, एक बच्चे को स्कूल से मुझे आपसे ये पूछना है, किसी ने क्या किसी को टोका कि आप टर्बन नहीं पहनेंगे, आप कड़ा नहीं पहनेंगे? किसी ने टोका? प्रतीक जी, मैं वही बोल रहा हूँ, राहुल गांधी जी ने जिन सरदार जी को देखते हुए वो बोला, वो एक उदाहरण के तौर पे बोला, उदाहरण के तौर पे। और कर्नाटक में भी हमने देखा। मैं आ गया। इन्होंने बोला सरदार जी को देख करके बोला तो भड़काने का काम किया। मैं कहना चाहता हूँ, मैं ऐसा समाज चाहता हूँ हिंदू समाज से, लेकिन मैं जानता हूँ गुरु गोविंद सिंह जी अगर नहीं होते तो आज ये सनातन धर्म नहीं होता। ये जो शीशगंज का गुरुद्वारा बना हुआ है, ये शीशगंज का जो गुरुद्वारा बना हुआ है, हम उनके वंशज हैं। राहुल गांधी की तरह नकली हिंदू नहीं। बारिश अपने पूरे शबाब पे, लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्या अकलियतों को यहाँ पे स्वतंत्रता नहीं? त्यागी जी ने बात रखी, त्यागी जी ने बात अपनी रखी। ऑफ कोर्स मैं बीजेपी के प्रवक्ता को देता हूं, उसके बाद आगे बात बढ़ाता हूं। जी प्रतीक जी, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं आचार्य चरणको को प्रणाम करता हूं कि 3000 साल पहले उन्होंने जो हेलेना की शादी सेल्यूकस की बेटी के साथ चंद्रगुप्त से करने का समय जो कंडीशन रखी थी, वो इस पीढ़ी को जाकर नेट पर पढ़नी चाहिए थी। हमारे यहाँ मातृसत्तात्मक समाज रहा है पहले से, कुंती पुत्र, तमाम महिला माताओं तो
तो सोनिया माइनो पुत्र राहुल विंची ने जो बात कही है, मैं उस पे बात पे आता हूं। उन्होंने क्या कहा? सरदार पर कहा। सरदार कौन है? कौन है? इस हिंदू परिवार के बड़े बेटे ने सर पे पगड़ी बांध ली, सर पे पगड़ी बांधी तो सरदार हो गए, और सरदार हो गए तो असरदार हो गए, असरदार हो गए। और गुरु गोविंद सिंह ने क्या कहा कि जात धर्म के वास्ते 4 दिए सुतवार। जब माता गुजरी ने उनसे पूछा कि बच्चों का क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि जात धर्म के वास्ते 4 दिए सुतवार, 4 गए तो क्या हुआ? जीवित कई हजार। और ये बात है, मैं उसके पीछे की, मैं उसकी बात की तह तक जाना चाहता हूं कि आखिर मैं आप ही को दूंगा, आखिर है क्या, ये वजह क्या है, ये क्यों कहा, व्हाट्स द रीजन? क्योंकि राहुल गांधी खड़े होते हैं जेएनयू में जाके, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह के साथ। तो अब जब हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है के साथ खड़े होते हैं। ये भारत को बांटने का और एक समुदाय विशेष को खुश करने के लिए पहले से भारत के 3 टुकड़े कर रखे हैं, और राहुल गांधी उसी पर काम कर रहे हैं। उस विघटनकारी शक्तियों के साथ राहुल गांधी राइट श्योर। प्रतीक जी, ये बंच ऑफ थॉट्स किताब है जो इन्हीं के गुरु गोलवलकर साहब ने, बंच ऑफ थॉट्स की जो किताब है वो उसके 2 संस्करण है, मुझे नहीं मालूम कौन सा संस्करण आप कोट कर रहे हैं। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। अब आप आरएसएस पे बात कर रहे थे ना, अभी हम आरएसएस के बारे में बोले ना राहुल जी ने। आरएसएस ने जो सबसे ज्यादा जिनको मानते हैं गोलवलकर साहब को, उनकी किताब है, उसका मैं पूरा अंदर विश्लेषण में नहीं जाऊंगा क्योंकि 400 पन्ने की किताब है। केवल उनका इंडेक्स पढ़ देता हूं, उसमें लिखा हुआ है इंटरनल थ्रेट्स। इंटरनल थ्रेट्स में सबसे पहले मुसलमान, दूसरे क्रिश्चियंस और तीसरे कम्युनिस्ट, ये लिखा हुआ है। तो ये बताइए, जो लोग जो विचारधारा से आते हैं आरएसएस की विचारधारा से, अगर वो लोगों को, अपने ही लोगों को, अपने देश के लोगों को, जिनका क्रिश्चियंस का भी, मुसलमानों का भी, सिखों का भी, हिंदुओं का भी, सभी का इस देश की मिट्टी में खून मिला हुआ है। मैं आपसे ये पूछता हूं, मैं आ रहा हूं अभी के बाद। आरएसएस के सरसंघचालक का एक बयान है कि हमारा सारा डीएनए एक है, वो आपने क्यों नहीं कोट किया? उन्हीं का बयान है हिंदुत्व और मुस्लिम एक ही हिस्से में है, वो बयान क्यों नहीं कोट किया है आपने? मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि वर्तमान में संगठन कहां खड़ा है, इस पर ध्यान रखिए। मैं एक बात कह रहा हूं, मैं आपकी बात, ऐसा कर दीजिए, भारतीय जनता पार्टी या सरसंघचालक से बोल दीजिए कि गोलवलकर साहब की जो किताब है, कई बार उसका खंडन कर दे, उसका खंडन कर दे ना। मैं आपसे कह रहा हूं, आपने किताब नहीं पढ़ी है। मैं आई एम 100% श्योर आपने किताब नहीं पढ़ी है। जी कांग्रेस ने इस देश को बांटने का और दीमक की तरह चाटने का जो ये धंधा शुरू किया है, ये देश की जनता इनको जान चुकी है। दूसरी बात जो बात कर रहे हैं, हिंदी में एक अन्योन्य अलंकार होता है, कहते हैं कि सागर कैसा, सागरोपम, आकाश कैसा, आकाश गगनाकार, राम रावणिधु कैसा, राम रावणिधु जैसा, संघ कैसा, तो संघ जैसा। संघ को समझने के लिए संघ की शाखा में आना पड़ेगा, राष्ट्रभक्ति का तिलक लगाना पड़ेगा। त्वदीयाय कार्याय राष्ट्रकति। राइट, मैं जस्ट गिव मी अ सेकंड। राइट बात है जी। प्रतीक जी, गल तुसी सिक्खा नाल स्टार्ट। अरे मैं आ रहा हूं, जस्ट अ मिनट। राइट सर, कूल डाउन। जी मोक्ष सबको नहीं मिलता है। जी ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है, ठीक, ऐसा दिन ना दिखाए कभी कि मुझे आरएसएस की शाखा। जी गल सिक्खा नाल तुसी चालू कीती सी। जी, एक मिनट आवाज है। जी मैं कल्ली सिख परिवार। अरे भाई सुनने तो दीजिए उपाध्याय जी। अरे भाई जरा कूल डाउन यार। अल्लाह क्या खूबसूरत धरती है महादेव की। ईश्वर आकाश पिता है, धरती माँ है। ये सनातन परंपरा है। सुनो मैं इनका जवाब देता हूँ। उन्होंने मुसलमानों को थ्रेट कहा था, इस्लाम को नहीं कहा था। अगर इस समय मैं गलती करता हूँ तो राइट जी। तुसी गल सिक्खा नाल प्रारंभ कीती सी। मैं कल्ली ਤੁਹਾਡੇ पैनल च हैगी ਜਿਹੜੀ पंजाबन है। भाई एक मिनट बराए मेहरबानी चुप रहिए जी। मैं कल्ली ਤੁਹਾਡੇ पैनल च हैगी ਜਿਹੜੀ गुरु परिवार तो आंदी है, गुरुओं तो मिट्टी तो आंदी है, और गुरबाणी हैगी है 1.25 लाख नाल एक लड़ाया ता गोविंद सिंह नाम कराया। 2% तो घट है सिख हिंदुस्तान च। सब तो ज्यादा आर्मी जिन्हां दी शहादत जांदी है, किसान ये हैगे हैं, इन्हां दी कुर्बानी है। तुसी ऋण नहीं उतार सकते सिक्खी दा। उदे बाद 1984 दे दंगे भुल गए,
ਗਲੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਟਾਇਰ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਸਾੜਿਆ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਹਲੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਮਨ ਆਇਆ ਹਾਊਸ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ है मुगल ले लिया सवाल ये है मुझे नहीं मैं आ रहा हूं मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं क्या इस देश में किसी को पगड़ी पहनने के लिए मनाही है क्या किसी को कड़ा पहनने के लिए मनाही है क्या इस देश में मुसलमानों को जीने का अधिकार नहीं है या बहुत नीचे दबे हुए हैं कहीं तो ये बयान कैसे है फिर ये सवाल तो ये है ना कि ये सवाल कैसे है समाजवादी पार्टी देखिए मुझे लगता है कि जो आप कह रहे हैं कि पगड़ी पहनने की आज़ादी है या नहीं है बिल्कुल मैं तो ऐसा मानता हूं कि सबको आज़ादी इस बात की है ऐसा नहीं है कि आज़ादी उनको नहीं चलिए आज मुझे पता अच्छा लगा कि आपने कम से कम एक स्वतंत्र बात बोली जी नहीं बिल्कुल जो सही बात है बोली जाएगी हाँ ये बिल्कुल लेकिन फैक्ट ये भी है कि जब किसान आंदोलन कर रहे थे उसमें पंजाब के बहुत सारे किसान थे उस समय इन्हीं के मंत्रियों ने उनको आतंकवादी कहा मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं लाल किले पे आप तिरंगे पे आप जस्टिफाई करिएगा अगर आप कह देंगे हाँ ये प्रतीक है तो मैं शो आज इसी समय इसी वक्त बंद कर दूंगा जस्टिफाई है वो तिरंगे को लेकर बता दिया आप मुझे बता दिया मैं दोनों बात कर रहा हूँ उसके पहले ही ये सारे बयान आए थे मैं उसको भी जस्टिफाई करता है रुक जाइए क्या करूं बिल्कुल एकदम भाई जो चीज है झंडे पर कोई भी हो तिरंगा झंडा के अपमान कोई भी नहीं कर सकता वो कोई भी बना रहा है कोई भी व्यक्ति हो झंडा से बड़े देश से बड़ा कोई धर्म नहीं कोई पार्टी नहीं कोई जाति नहीं क्योंकि उससे बड़ा कुछ भी नहीं है कोई भी तिरंगे का मान कर नहीं सकता नहीं बिल्कुल किसी को भी मंजूर नहीं है लेकिन हाँ ये भी मंजूर नहीं है कि किसी को आप खालिस्तानी कह दें किसी को आप कह दें कि विदेश से फंडिंग हो रही है बिल्कुल मैं बात मानता हूं आपकी ये भी अपमान है आप मैं ये बात मानता हूं और इसका हमेशा विरोध किया कि आप किसी को कह दें कि नहीं आप खालिस्तानी हैं ये तो बिल्कुल गलत है आप सर्टिफिकेट देने वाले कौन लेकिन आप किसी बात से नाराज हो जाएं और आपकी उंगली में चोट लग जाए तो आप सीधे भारत माता के तिरंगे पे ही आ जाएं ये गलत है जी मैं आ रहा हूं लाल किले पर मैं उस समय लाल किले पर था मैंने पुलिस वालों को रस्सी डाल करके लाल किले के नीचे जो पानी है नाला है वहां से खींच के हम लोगों ने निकाला है अंगूरी बाग में लाल किले के बगल में है ये क्या बात करेंगे दूसरी बात ये कहना चाहता हूं वो किसान हैं जो कहते हैं कि ट्रैक्टर लाल किले की तरफ घुमा दिया गया अगर वो संसद की तरफ घूम जाती तो प्रधानमंत्री ढूंढने से भी नहीं मिलते वो धमका रहे हैं वो हिंदुस्तान की एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को धमका रहे हैं वो कैसे किसान है और मैं भारत को कहना चाहता हूं I will give you a chance. डिबेट का एक हिस्सा है बिल्कुल आई विल गिव यू चांस ऑफ कोर्स आई विल गिव यू चांस राहुल गांधी कहते हैं मैं आपके थोड़ा इधर कर दो बाबू पानी में न भीगे राहुल गांधी कहते हैं कि अगर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो जाते मैं जानना चाहता हूं कि इसका मतलब क्या हुआ कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्लीज हाँ जी कर्नाटक में तो निष्पक्ष हुआ था हिमाचल में हुआ था हिमाचल में भी हुआ था हाँ जी क्या राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो करेंगे सरदारों को पगड़ी पहनने से रोकेंगे या किसी को कुछ पहने मैं जानना चाहूंगा बिल्कुल जानना चाहूंगा कांग्रेस के प्रवक्ता से क्या इस देश में अभी जो हुआ वो निष्पक्ष चुनाव नहीं था ये मैं जानना चाहता हूं आपसे और वो भी अमेरिका में जाके बोलना प्रतीक जी बिल्कुल इस देश में जो चुनाव हुआ 2024 का वो निष्पक्ष तरीके से नहीं हुआ मैं आपको बोल देता हूं मैं आपको बता दे रहा हूं कैसे निष्पक्ष चुनाव का मतलब होता है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना मतलब कि अपने विरोधियों को भी सभी जो पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना लेकिन चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के आपने देखा किस तरह से बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हम लोग चुनाव लड़ने से पहले हमारे बैंक अकाउंट फ्रीज थे हम लोग अपने नेताओं को इधर उधर भेज नहीं पा रहे थे पैसे नहीं दे पा रहे थे क्योंकि चुनाव में खर्चा होता है इस तरीके का हमने ये भी देखा किस तरह से कि इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र व्यवस्था है उसको स्वतंत्र बने रहना चाहिए उसको संविधान के दायरे में रहकर काम करना चाहिए हमने देखा किस तरह से प्रधानमंत्री जी की अनर्गल बयानों पे भी उन्होंने प्रधानमंत्री जी को नहीं नोटिस भेजा उन्होंने जेपी नड्डा साहब को नोटिस भेजा जो भारतीय जनता पार्टी के राइट टेक योर पॉइंट मैं आ जाऊंगा मैं बिल्कुल ये क्लैरिफाई करना है
क्लैरिफाई करना। पिछली बात पे कि अभी हमारे साथी ने यहाँ पर बोला, बीजेपी के साथी ने, कि संघ की शाखा में आना पड़ेगा संघ को समझने के लिए। मैं तो भगवान से हाथ जोड़ के आज विनती करता हूं कि ईश्वर कभी ऐसे दिन मत दिखाएगा। वो आपका अपना विचार है। नेहरू जी ने देख लिया संघ के प्रमुख को 26 जनवरी के दिन 1963 में उनका सम्मान किया था। राइट। मैं आपसे एक बात कहना, मैं एक बात कहना चाहता हूं। 75 में बहुत सारे लोग नहीं जन्मे थे। 77 में चुनाव हुए थे इस देश में। 77 में वो जब गए, उसके बाद जब चुनाव हुए, बहुत सारी व्यवस्थाएं भंग थी। बहुत सारी पार्टी की क्रूशियल स्टेज पे थे, चुनाव लड़ने के लिए भी उनके पास मूल साधन भी नहीं थे। लेकिन आप जाके विदेश की धरती पे ये कहें, ये गलत है। आप अपनी बात कह सकते हैं जी, ऑफ कोर्स। आप बताइए, लेवल प्लेइंग फील्ड हमको मिली कि नहीं मिली? क्या भारतीय जनता पार्टी ने ईडी का संरक्षण लेकर, इनकम टैक्स का संरक्षण लेकर, विरोधी दलों के नेताओं पर ईडी की रेड, इनकम टैक्स की रेड, ईडी के केसेस, इनकम टैक्स के केसेस, उनको जेल भेजने का काम नहीं किया? इमरजेंसी का एक बार प्रूफ था इनका। बताइए क्या प्रूफ है कि वो निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ है? ये कहते हैं निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ, तो प्रूफ बताए ना कोई तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि अगर निष्पक्ष इतना ही करना था, पक्षपात, तो 240 का रुके थे, 340 में रुकते जाके। जी आपका साबिल की बीच आपका। इसके बाद राहुल गांधी मत बनिए कि हर 10 मिनट सेकंड बोलिए, एक बार बोल लीजिए जो बोलना है। सुन लीजिए। इस देश में, आजाद भारत के इतिहास में, अगर किसी प्रधानमंत्री को गलत चुनाव कराने के कारण सजा मिली है तो कांग्रेस की नेता श्रीमती इंदिरा गांधी को मिली। और वो कोर्ट से मिली है। और ये लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं। ईडी का केस जिस पर आदरणीय सोनिया गांधी और परम आदरणीय राहुल गांधी दोनों जमानत पर माई बेटा चल रहे हैं। 5,000 करोड़ को 50 लाख में गढ़ दूं, हमने नहीं किया। वो आजादी की लड़ाई लड़ने वालों ने केस किया कि हमारे प्रेस को 50 हड़प रहे, पूरे देश को बाप का माल समझ रखा है। दूसरी बात आप करें, देश के किस संवैधानिक संस्था को आपने छोड़ा है? चुनाव आयोग से हटने के बाद लोग कांग्रेस के राज्यसभा गए हैं, और 2 एग्जाम्पल है इसके। उसके बाद आप देश की संवैधानिक संस्थाओं को छोड़ने के लिए नहीं तैयार है। और ना मोहब्बत की दुकान से नफरत का नजारा देखिए, भगवान न करे कि हमको वहां जाना पड़े। अरे भगवान ने आपसे क्या क्या पाप आपने नहीं किए? आप जिस टर्बन की बात कर रहे हैं, उस सरबाज के सरदारों के सर तो काटा है आपने, सर कटवा है। मैं तो ये कहता ही नहीं। मैं तो ये कहता हूँ कि आपको जाना था तो वायनाड जाते आप। 1 मिनट प्रतीक, वायनाड में जाके देखते। 1 मिनट प्रतीक जी। और उन सरकटों को कांग्रेस ने अपने सपने हाथ शरण दे रखी है। इस बात का जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा। ठीक। समाजवादी पार्टी, देखिए, केंद्रीय चुनाव आयोग, जिसको लोग काफी ट्रोल करने लगे, तो केचुआ भी कहने लगे शॉर्ट फॉर्म में। केंद्रीय चुनाव आयोग ने निश्चित रूप से, मैं आपसे एक ही बात कहता हूं, मैं एक बात कहता हूं, किसी भी संस्थाओं को सिर्फ इसलिए उनका मजाक उड़ाना या कमतर आंकना कि वो हम अपोजिशन में हैं, ये गलत परंपरा है। बाकी आपका फैसला है, आप जो करें। नहीं, बिल्कुल उस लिहाज से बिल्कुल भी नहीं। सबने देखा कि किस तरीके से जब भाषण इन्होंने धर्म के नाम पे दे दिए, हिंदू मुस्लिम के नाम पे दे दिए, इनके नाम में जब शिकायत की गई तो प्रधानमंत्री जी नामे साहब, आप बताइए किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई हो, नड्डा जी को भेज देते हैं तो ये होना चाहिए था। इसीलिए इन पे आरोप लगते हैं कि ये चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रहा। अभी हरियाणा का विधानसभा चुनाव था, जब इन्होंने, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, सुन लीजिए, मैं आपसे पूछता हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, तो वही चुनाव आयोग कर्नाटक में क्या करता है, वही चुनाव आयोग हिमाचल में क्या करता है, वहां क्या होता है? देखिए, मैं बात बता रहा हूँ आपको। अभी विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, इन्होंने एक लेटर दिया बीजेपी ने, उन्होंने जवाब नहीं देते। वही चुनाव आयोग है ना, जो उत्तर प्रदेश में जहां से आप आते हैं, वही चुनाव आयोग तो है। इतनी शिकायतें, शिकायत करने का आपको हक है, लेकिन किसी को इज्जत पे उसकी बात लगाना ये बिल्कुल ठीक नहीं। दीजिए, मैं ये कह रहा हूँ, अभी ये बता रहे थे कि जैसे लाल किला पे लोग जो किसान बताए कि कुछ लोग चले गए, उन्होंने बताया क्या? आपने देखा नहीं? नहीं देखा, ये कैसी बात है? कितने लोग थे? सारे नहीं, आपने नहीं देखा? सुन लीजिए भाई, आपने देखा कि नहीं देखा? हाँ या नहीं? बिल्कुल, कुछ लोग, लेकिन उससे पूरे किसान नहीं हो सकते। अब मैं कहूँ कि राम दुलार गोंड ने बलात्कार
बाकी है क्या पूरी पार्टी को? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या चिन्मयानंद के नाम पर या कुलदीप सेंगर के नाम पर पूरी पार्टी को आप कह देंगे? मैं तो यही कह रहा हूं। कहना चाहता हूं। तो आज एक तर्क मिला और इस तर्क को मैं याद रखूंगा कि अगर सेंगर है तो इसके बाद ये आप ये नहीं कहेंगे पूरी पार्टी, और पूरी पार्टी को आपने, भाई गलती हो गई आज मुझे, थोड़ा बारिश भी हो रही है और बहस देख रहे हैं कैसी चल रही, तो दूसरों को छाता दिए, अच्छा लग रहा है। क्या नाम है, कहां से आ रहा बेटा, आ रहा, कहां से आना हुआ? मनीष कुमार मेरा नाम है, मैं नालंदा से आया हूं सर। तो एक काम सुनो पहले, सब्र रखा करो और एकदम उत्तेजना में ना आया करो, बिल्कुल उत्तेजना में नहीं, आराम से। हाँ जी बोलो। सर पंजाब के बारे में मैं ये बोला जाए, राजीव गांधी कहीं हार का गुस्सा तो नहीं पंजाब सिखों पर निकाल रहे हैं? कौन? पंजाब में कांग्रेस हार गई है, कहीं उसका गुस्सा तो नहीं सिखों पर निकाल रहे हैं कि सरदार ये करे सरदार वो करे? अगर पंजाब में सिखों का कांग्रेस की सरकार आती तो ये बहुत खुश होते, शायद इसी का गुस्सा सिखों पर ये तोड़ रहे हैं। ठीक ठीक, नीति प्रतीक जी, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन देश की व्यवस्थाओं को, देश के टूल के, जो देश के हमारी वर्किंग टूल्स हैं, हाँ। चाहे वो ईडी हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, और उनको बार बार आप कटघरे में खड़ा करते हो, तो इसका मतलब आप तो चुनाव जीते नहीं, आपके पास 99 सीटें भी नहीं आई, वो भी फेक हैं। अगर आप मानते हो तो आप हिमाचल भी नहीं जीते, तो आप कर्नाटक भी नहीं जीते, तो इसलिए हाथ से तो आप जीते ही नहीं हो सर, अगर आप इलेक्शन कमीशन में क्वेश्चन करते हो। दूसरी चीज, विदेशी पृष्ठभूमि पर मैं भारतीय हूँ, ये पूरा भारतवर्ष मेरा है, मैं पूरे इस भारतवर्ष की हूँ, ये मेरा गुरूर है, ये मेरा मान है, मेरा सम्मान है। 1000 गोलियां दुश्मन के सीने में दाग दूंगी, 100 गोलियां अपने सीने में खा लूंगी। मैं भारतवर्षीय हूँ, मैं भारतवर्ष की होने के बाद, लीडर ऑफ अपोजिशन होने के बाद, मैं विदेशी पृष्ठभूमि में जाके अपने देश के मान सम्मान को खंडित करती हूँ, तो राष्ट्रद्रोह का केस आपके ऊपर होना चाहिए। मुझे ये बताइए सिर्फ, राहुल गांधी जी वहां पर गए अमेरिका में, उन्होंने बीजेपी की आलोचना करी, उन्होंने आरएसएस की आलोचना करी, उन्होंने शायद प्रधानमंत्री जी की भी आलोचना करी, जरूर करी, बड़ी तारीफ करी, ना तारीफ करी उन्होंने। हाँ, ये भी बोला कि मैं प्रधानमंत्री जी से नफरत नहीं करता हूं, मैं कोई घृणा नहीं करता हूं आरएसएस की तरह, आरएसएस जो सिखाती है घृणा करना, वैसा मैं नहीं करता हूं मैं। लेकिन ये बताइए मुझे कि आरएसएस और बीजेपी या प्रधानमंत्री मोदी देश कब से हो गए? मुझे ये बताइए, भारत के देश कैसे हो गए प्रधानमंत्री मोदी जी? आरएसएस या बीजेपी? इन्होंने बोला ना कि हमने देश का विरोध किया, राहुल गांधी जी ने जाके वहां पर। आरएसएस, बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी जी, बीजेपी कोई देश नहीं है, आरएसएस बीजेपी सब अलग अलग है। मैं बस इतना, मेरा काम है क्लैरिफाई करना थोड़ा। एक सवाल ये है कि जब आप प्रधानमंत्री को बोलते हैं, संवैधानिक संस्थाओं को बोलते हैं, तो वो देश की संस्थाएं हैं, देश का प्रधानमंत्री है, तो हाँ, तो वो है। बाकी क्लैरिफिकेशन बीजेपी का, पहले बीजेपी का, मैं बीजेपी क्लैरिफाई, हाँ जरूर पूछ लो, 100% पूछ लो। एक सेकंड दीजिए। जब प्रधानमंत्री जी विदेशी धरती पर जाकर ये बोलते हैं कि 2014 से पहले शर्म आती थी कि कहां पैदा हो गए, तब देश का सम्मान। देखिए, सब सारे जवाब मिलेंगे, क्योंकि मैं राहुल गांधी नहीं हूं जो भारत विदेश की धरती से भारत पर आक्रमण करूं। मुझे कांग्रेस ही हो, कांग्रेस इस देश को कितना शर्मसार करेगी, कांग्रेस इस देश को कितना शर्मसार करना चाहती है। राहुल गांधी के लाइन पर जो चलता है उसे देख के हमको शर्म आती है। बूढ़ा बंस कबीर का जो जन्मा पूत कमाल, अब बूढ़ी कांग्रेस उस दिन जिस दिन राहुल को दिया कमान। दूसरी बात सुनिए, भारत में सुन लीजिए, भारत की संस्कृति की बात है। भारत में बुद्ध हुए, बुद्ध के संदेश हमने दुनिया में भेजे। विवेकानंद विदेश गए, भारत गुलाम था, उन्होंने परिस्थितियों को रोना नहीं रोया, हजारों साल की विराट हिंदू संस्कृति का आईना दुनिया को दिखाया। और दुनिया ने, आज भी अमेरिका में कहा जाता है कि भारत के विवेकानंद आए थे, उन्होंने सनातन संस्कृति को बताया। अटल बिहारी वाजपेयी एलओपी नेता प्रतिपक्ष होकर के यूएनओ में गए, भारत का झंडा लहराया, पाकिस्तान को धूल चटाया। लेकिन मैं राहुल गांधी को बुद्धू नहीं कहूंगा। उनके साथ सैम पिट्रोडा है, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी अब पप्पू नहीं है, पापा से भी तेज है। पापा क्या कहते थे? पापा आरक्षण के खिलाफ में 1 घंटा 45 मिनट बोलते थे। राहुल गांधी आरक्षण खत्म करने के लिए बोले हैं।
वैसे भी संविधान पर 70 सालों से आरक्षण दलितों, वंचितों, पीड़ितों, शोषितों को, गुजरवाल बकरवाल को और वाल्मीकि को कांग्रेस लेने ने नहीं दिया। कांग्रेस आज फिर संविधान के बहाना राइट, मैं वो तीसरा बिंदु पे आता हूं। जी जी, मोदी जी के भाषण को मैंने सुना है, उन्होंने इस कंटेक्स्ट में नहीं बोला है कि 2014 के पहले मतलब ये थी, वो कांग्रेस के शासन को लेकर ये बोला है कि कांग्रेस के शासन में जो भी राइट मैं आ गया। मैं आप बराबर नहीं बोलेंगे, नीचे करिए, मैं आऊंगा। जी जी, कहां से आना हुआ? अरे भाई रुको, तुम ज्यादा भड़का हो गए हो डिबेट करने वाले, या तुम ज्यादा सीख के आ गए हो? जी रुको भाई, आ रहा हूं, वही तो हूं, जनता पे तो हूं। जी, क्या नाम है साहब? एडवोकेट सुशील दुबे। एडवोकेट सुशील दुबे, एडवोकेट बता के क्या किया हमने? लेकिन हम उन्होंने कहा, एक बात और कही है राहुल जी ने, कहा कि ये मुझे बताइए कि जुडिशरी में कितने ओबीसी हैं, जुडिशरी में बताइए कितने एससी हैं, एसटी हैं, मीडिया में बताइए। उन्होंने एक बात और कही कि 100 रुपए जब जाता है तो ओबीसी को मिलते हैं 5 रुपए और एससी को मिलते हैं शायद 55 या 60 रुपए, ऐसा करीब बताया, 65 रुपए। तो सवाल यह उठता है कि जुडिशरी में ओबीसी, जुडिशरी में दलित वर्ग, और मायावती जी ने उनका जवाब दिया है। मायावती जी ने कहा है कि जब अपना समय था तब ये सब भूल जाते हैं। जी, अब मैं पूछता हूं एडवोकेट साहब, क्योंकि आपने एडवोकेट कहा तो मुझे याद आ गया। जी हाँ, देखो जी, देखिए, भाजपा ने संविधान को खत्म कर दिया है, संविधान खतरे में है। और राहुल गांधी जी ने कहा है कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, संविधान की रक्षा करेंगे, हर व्यक्ति सुरक्षित होना चाहिए। ठीक, मैं आ गया, बैठो जी। इन्होंने कहा भाजपा ने संविधान को खत्म कर दिया, इंदिरा गांधी ने जो किया वो क्या था? भारतीय जनता पार्टी तो संविधान को पूजती है साहब। और दूसरी बात, इन्होंने कहा 2014 से पहले मुझे शर्म आती थी, मेरे देश की महिलाएं सड़कों पर खड़ी हो। सुनिए, उसके बाद जो प्रधानमंत्री जी ने कहा वो मैं कहता हूँ, हमारे देश की महिलाएं खुले में शौच जाती थी, मुझे शर्म आती थी कि मैं ऐसे देश में पैदा हुआ कि मेरे देश की माँ बहन बेटियों को भी सुरक्षा नहीं मिल रही है, उनके लाश को बचाने वाला कोई नहीं है। मुझे शर्म आई थी जब हिंदुस्तान में जगह जगह बम फटते थे और मेरे माँ का वो बेटा, मेरे पतियों का वो बेटा मार दिया जाता था और कांग्रेस उस पर कार्रवाई नहीं करती थी। मुझे शर्म आती थी जब वहां पर जो है एक हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद की थ्योरी करी जाती थी कांग्रेस की सरकार में, तो मुझे शर्म आती थी कि ये हिंदू बहुल देश है और हमको आतंकवादी बनाया। एक मिनट बोलो। कांग्रेस आपा अपना खो चुकी है, अपने एक मिनट, हाँ जी, आपा खो चुकी है अपने दम पे। तो कुल एक मिनट, क्या नाम है? ब्रजेश। हाँ जी, बोलो ब्रजेश। एक मिनट, मैं लोहागढ़ से हूँ, उत्तराखंड। मैं ये कांग्रेसियों से कहना चाहता हूँ, अपने आप को झांक के देखो ना, कुल मिला के तो अपने दम पे 100 सीटें नहीं लाई और बात करने चली। और बात करते हो मोदी जी की, मोदी जी हमेशा रहेंगे, 2050 तक मोदी जी कहीं नहीं गए। क्या उम्र है तुम्हारी? मेरी 35 साल है। अच्छी, बहुत अच्छी बात। नहीं, मैं आराम से नहीं, एक बार आप बोल चुके, दोबारा नहीं। मैं पहले तो ये बताओ यहाँ तक आ कैसे गए सारे लोग? पीछे थोड़ा सा करो, थोड़ा सा पीछे चलो, थोड़ा पीछे चलो। मैं आ रहा हूँ। नीति, मैं आ रहा हूँ। नीति, अब वहां पेड़ पे चढ़ जाते, यहाँ क्या खड़े हो? नमो वत्सले मातृभूमि, ये है भाई साहब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की असली परिभाषा। स्वयंसेवक संघ के संघियों की तपस्या का तप का ता भी नहीं जानते आप। जितना समर्पण राष्ट्र की संस्कृति को, राष्ट्र की संप्रभुता को, राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए जो संघ त्याग और तपस्या दे रहा है, आप तो उसकी परिभाषा 10 जन्म तक नहीं समझ सकते। और बार बार ये बात कर रहे हैं कि अनुशासन और उसका संविधान की बात। अरे मेरे भाई, इमरजेंसी भूल गए क्या? इमरजेंसी में पूरे विपक्ष को आपने जेल में डाल दिया, पूरा मीडिया आपने जेब में रख लिया। उसके बाद देश की ताकत आपको लोकतंत्र की पता चली जब इंदिरा गांधी को घर का रास्ता। देखिए, मैं ये पूछना चाहता हूँ, अभी आरएसएस की परिभाषा बताइए स्वतंत्रता आंदोलन में क्या कर रहे थे? बताइए, अब बताइए, जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो क्या कर रहे थे? फिर आपका क्या काम है? 52 साल तक क्यों झंडा नहीं फहराया आपने? बताइए, 52 साल तक झंडा अपने कार्यालय में नहीं फहराया, ये बताइए। जब देशभक्ति है नहीं, किसी नेता का नहीं क्या? बताइए। एक मिनट,
स्वतंत्रता आंदोलन में एक लाठी किसी कांग्रेस के नेताओं को पड़ी हो तो बताइए। स्वतंत्रता आंदोलन में लाला लाजपत राय को छोड़ करके एक भी कांग्रेस के नेताओं को गोली मारी गई हो तो बताइए। अरे स्वतंत्रता आंदोलन में तो रस्सी पर झूल गए सरदार भगत सिंह, रस्सी पर झूल गए, गोलियों से भुनवा दिया गया चंद्रशेखर आजाद को। अरे स्वतंत्रता आंदोलन में तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, जिसको 11 मुल्कों ने भारत का पहला प्रधानमंत्री माना, 11 मुल्कों ने। आपने कहा कि तुम्हारा कौन था? मेरा पिता था, मेरा प्रथम पुरुष था। आपका कौन था ये वो बताइए। क्या बात करते हैं आप? अरे भाई, भगत सिंह आपका कौन था? मेरा पहला पिता था, मेरा पहला पुरुष था। और आप अरे क्या संगठन बात करते हैं? आपका कौन था? अरे उसकी वजह से यहाँ पे हैं हम। आपको शर्म आनी चाहिए। 11 मुल्कों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत का पहला प्रधानमंत्री माना। इन लोगों ने उनको गायब कराया, उसके बाद उनके घर की जासूसी कराने वाली एक कांग्रेस पार्टी है। लो कांग्रेस त्यागी का नंबर है। जी पीछे मैं आऊंगा। पीछे। हाँ। देखिए, पहले संघ को समझना होगा और संघ को समझने के लिए संघ की शाखा में आना होगा। संघ कुछ नहीं करता। संघ के तपे तपाए स्वयंसेवक अलग अलग कार्यों में लगे होते हैं। और लेकिन मैं नहीं, बहस पे आना चाहिए, बिल्कुल बहस पे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि ओबीसी, एसटी, उन्होंने कहा कि जुडिशरी में नहीं, मीडिया में नहीं, ये बात चले कहीं। प्रतीक जी, और संघ के सरसंघचालक, संस्थापक, आदि सरसंघचालक खुद 1942 में जेल गए थे। इसके अतिरिक्त मैं बात पे आता हूँ। अकबर इलाहाबादी ने कहा है कांग्रेस नेहरू पर कि कौम के गम में खाते हैं डिनर हुकाम के साथ, रंज लीडर को है मगर बड़े आराम के साथ। लाला लाजपत राय के अलावा एक कांग्रेसी बता दीजिए जिसको काला पानी हुई हो, जिसको गोली लगी हो, जिसको फांसी दी गई हो। क्यों? क्योंकि कांग्रेस प्रेशर ग्रुप का काम कर रही है। दूसरी बात जो आप बात कर रहे हैं, मैं देखिए, स्वतंत्रता को समझना चाहिए। स्वतंत्रता की कीमत को सुनिए, स्वतंत्रता की कीमत को समझना चाहिए। ये किन कंडीशन में, किन हालात में मिली है और ये कितनी कीमती है, ये समझना चाहिए। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं जो कल तुमने रेलवे वाली घटना बोली। कौन है आखिर वो लोग? कौन हैं जो रेल की पटरी पर सिलेंडर रखते हैं? चुपचाप खड़े रहो, वही खड़े रहो। वो लोग कौन है? वो लोग कौन है जो रेलवे की पटरी पे सिलेंडर रखते हैं? वो लोग कौन है जो रेलवे की पटरी पे पेट्रोल रखते हैं? कौन है वो? जी मैं आ रहा हूं। पाकिस्तान का एक आतंकवादी ने क्या बोला? और भारत की सत्ता को बताने भाई तुम्हारा नंबर है, तुम्हारा ही नंबर है। मैं आऊंगा, ऐसा नहीं। देखिए, ऐसा है ना, कहते हैं प्रतीक जी की समर शेष है। ए भाई, एक मिनट सुनो। आप यहाँ खड़े चुपचाप खड़े, आप खड़े रहिए। और दूसरी बात ये, एक मिनट, शराब पी के यहाँ सारे लोग इकट्ठा हो गए आके। जी देखिए, प्रतीक जी कह रहे थे ना कि समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र। जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। तटस्थ की बात है, जो सिलेंडर रखने वाला कौन है और उसको बचाने वाले हाथ कौन है? सपा की सरकार थी जब इन्होंने आतंकवादियों पर केस वापस लिए थे और कोर्ट ने कहा कि इसमें पाकिस्तान के भी 2 नागरिक शामिल थे और कोर्ट के आदेश से दोबारा उन पर केस हुआ। वो सरकारें, वो लोग, वो हाथ ज्यादा दोषी है। मुल्क, आप मोदी का विरोध करिए, लेकिन मोदी के विरोध से आप मुल्क का विरोध करने लगे। आप भाजपा का विरोध करिए, लेकिन भारत का विरोध करने लगे और विदेश की धरती पर खड़े होकर के भारत को डिमीन करने लगे। ये बहुत अशोभनीय बात है। समाजवादी पार्टी है देना आपको। मध्य प्रदेश में ध्रुव सक्सेना किसका था? आपका आईटी सेल का था, आपका आईटी सेल का था, आईएसआई से जुड़ा था। किस पे आप लांछन लगा रहे हैं? आप ये भी बताइए, जम्मू कश्मीर में भी आपने टिकट दिया था, वो भी पकड़ा गया था। आप किसकी बात कर रहे हैं? आप एक तरफा अगर बात लगाते हैं तो यही चीज है। इसलिए कह रहे हैं कि देश के लिए सबको सोचना चाहिए। और रही बात आपकी, एक तरफा बात नहीं करेंगे। मोदी जी ने जब बाहर कहा जाकर के, दक्षिण कोरिया में कहा, ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई जनता है, लोग हैं, हमें यहाँ हिंदुस्तान में शर्म लेना चाहिए। दक्षिण कोरिया में कहा, चीन में कहा,
तो वो क्या गलत नहीं था? बिल्कुल गलत था। अगर वो बोले जनता नोट की बात नहीं किया मोदी जी ने तो अरे सुनो नहीं बोला हाथ दिखाओ एक मिनट मैं दिखाओ और मैं कहना चाहता हूँ और एक मिनट सुनिए ये झूठ बोल रहे हैं आप एक वीडियो ले आते हैं और दूसरी बात कहना चाहूंगा मैं ये खुलासा करूं ये रोज हो रहा है कि वैसे तो बादल गिरते हैं लेकिन ठीक 5:50 पे ही बरसते हैं। लेकिन इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी का दोष नहीं है, कोई दोष नहीं। ना 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 ना, ये बरसते हैं और इन्हें बरसते रहना चाहिए, क्योंकि अच्छा राजनीतिज्ञ वही है जो कहे कि बरसे और आप सुखी हो, किसान सुखी हो, देश सुखी हो, आगे बढ़े। ये शो कोई महत्वपूर्ण नहीं है, शो तो होगा ही होगा। जिद्दी लोग होंगे तो गीले कपड़ों में भी शो करेंगे। स्टूडियो भाग सकते हैं लेकिन नहीं भागते। कहां से आना हुआ? दोनों पति पत्नी दोनों लोग भीगे हुए। कहां से आए आप दोनों लोग? पश्चिम बिहार, दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है साहब आपका? परवीन कुमार जी। मेरी जात बनिया है। हाँ जी, मेरी जात बनिया है। ये क्या बात हुई भैया जी? ये क्या हुई? बता रहा हूँ, मेरे को मेरा अधिकार मिल जाएगा, मेरा जितना परसेंट मिल रहा है अधिकार मिल रहा है मिल जाएगा, इसलिए जाति बता रहा हूँ। अच्छा हाँ, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाह रहा हूँ, उन लोगों की जाति क्या है? उन लोगों की जाति क्या है? किनकी? कांग्रेस के प्रवक्ताओं की, हर एक प्रवक्ता की जाति होनी चाहिए। जाति होनी चाहिए ताकि उन लोगों को कोई मारे नहीं, डर ना लगे। डर नहीं लगेगा। भाई साहब क्या काम करते हैं? आप डरिए मत, मारेगा नहीं कोई। नहीं नहीं, आप काम क्या करते हैं? मैं व्यापारी हूँ। ये वो हैं जो 1 किलो में भी। हाँ जी, हम ऊंची जात वाले हैं। बड़ी गजब की बात है। नहीं भाई साहब नहीं, मारना मत कोई मुझे। नहीं कोई नहीं मारेगा आपको। मैं आपसे मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, आपसे नहीं पूछूंगा। मैं नाम आपका जानना चाहता हूँ। पूनम गोयल। एक मिनट बेटा, पूनम गोयल नाम है आपका। पूनम जी, ये घर पे भी ऐसा ही तंज करते रहते हैं? करते हैं तंज माने व्यंग। बहुत जबरदस्त करारा मारा इन्होंने, मेरे कपड़े सूख गए सारे और ऐसा चिपका के मारा है मुझे। ना पता ना चला। वो घर में जाके जब सूखेंगे तब पता चलेगा कि घाव कहां पे लगा था। बोले कि आप सारे लोगों की जाति पता होनी चाहिए क्योंकि जाति गणना होनी है। और आज राहुल गांधी ने वो अमेरिका में भी बोला, उन्होंने कहा कि ओबीसी का जो 100 रुपए जाता है उसमें से सिर्फ ओबीसी को जो है 5 रुपए मिलते हैं, एससी को सिर्फ 53 या 55 रुपए मिलते हैं। मुझे नहीं समझ में आया ये बात क्यों कही उन्होंने कहा कि एससी एसटी, और उसके बाद उन्होंने सिखों पे जो बयान दिया है वो तमाम सारी बातें हैं जो कि जी इसके बहस नहीं। आप खड़े हैं, बस आपको बोलने का अधिकार अभी नहीं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कहां से आना हुआ आपका? शिमला से आई हैं। वाह, बहुत अच्छा बात है। ऐसे ही बारिश लेके आई हैं शिमला से आप। कैसे आना हुआ इधर शिमला से? घूमने। बहुत अच्छा मौसम चुना है आपने दिल्ली का। कोई इधर और को बोलना चाह रहा था जी? हाँ जी जनाब, क्या बोल रहे थे? सर, मेरा क्वेश्चन कांग्रेस पार्टी से है कि 28 दिसंबर 1885 में इनकी स्थापना हुई। 1920 के बाद इन्होंने आजादी क्यों मांगी? तब तक किसका वेट कर रहे थे ये? तब तक ये किसका इतिहास नहीं, स्टूडेंट का है कि इतिहास के हैं? हाँ, इतिहास सर। भारतीय इतिहास? भारतीय इतिहास। क्या करते हैं सर? अभी तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, बट इतिहास पढ़ना मेरा एक स्वभाव है। 1920 के बाद ये रेजोल्यूशन है 1920 के बाद ही, क्यों? गांधी जी का जब पदार्पण होता है इंडियन पॉलिटिक्स में, उसके बाद की बात। एक चीज और है, खिलाफत आंदोलन हुआ उसी का समय जी। एक चीज और बोलना चाहूंगा। बेसिकली अगर देखा जाए तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद इन्होंने आजादी की मांग की, तो क्या इसका कोई कारण? एक सवाल पूछना चाहता हूं। आजादी के आंदोलन में जो लड़ रहे थे और जो आजादी के आंदोलन में थे, क्या वही लोग हैं? मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं। नहीं, वो लोग नहीं है। खत्म बात। बहस का सिरा ही कुछ और बदल। नमस्ते, कहां से आना हुआ आपका? पीछे खड़ी हुई हैं आप। नमस्ते। हाँ जी, अभी से बोल रहा हूँ। कहां से आना हुआ? दिल्ली मॉडल टाउन से। मॉडल टाउन से आई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब आपका? अच्छा, साथ ही साथ हैं। क्या करते हैं साहब आप? मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। गवर्नमेंट सर्वेंट है? अरे भीगे ना ज्यादा सर, आपकी जरूरत ज्यादा है। आप बिल्कुल भीगे ना। और मैंने देखा दोनों लोग भीगे हुए, वहां भी खड़े हुए थे। अच्छा, फैमिली। बहुत बहुत, तीनों लोगों का बहुत। क्या नाम है बेटा? मेरा पवनदीप। पवनदीप, क्या कर रहे हो? स्टडी कर रहा हूँ। स्टडी कर रहे हो, बहुत बहुत शुक्रिया जी।
मैंने किसी को पॉलिटिकल पार्टी को सामान दिया तो 53 हो चुका है, और उसके बाद जवाब देने में समय आएगा नहीं। नो, किसी को जवाब नहीं। बस महिलाओं से बात हो सकती है। कहां से? झारखंड से। क्योंकि अगर मैंने किसी को टाइम दिया ना तो पॉलिटिकल पार्टी उसका दूसरा जवाब नहीं आ पाएगा, इसलिए नहीं, वो बिल्कुल मुझे ध्यान रहता है किसको देना है, कितना देना। जी नमस्ते। झारखंड में, अच्छा क्या नाम है? मधुमाला देवी। मधुमाला देवी, अरे कुछ कहना चाहती हैं? बहन बेटी के सुरक्षित, बहन बेटी की सुरक्षा के लिए बोलना चाहती हैं। जोर से ताली बजाइए। एक महिला आती है, झारखंड से आती है और कहती है बहन बेटी की सुरक्षा के लिए बोलना है।